हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती है। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस हम किन्हें कहेंगे? द रिएक्शंस इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। हम कह सकते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। हम अदर वर्ड्स में बोल सकते हैं द रिएक्शंस इन विच रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीरो पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसके लिए हम बात करते हैं सबसे पहले एक केमिकल रिएक्शन की, जिसमें ए क्या है, एक रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट बना रहा है। के नोट क्या है यहाँ पर? के नोट रेट कांस्टेंट या रेट कोफिशिएंट है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। मास एक्शन के रूल के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन dx upon dt is directly proportional to concentration of reactant। लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, तो इसकी पावर कितनी होगी? जीरो। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीरो पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। जब हम इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, और यहाँ पर कांस्टेंट आ रहा है K0, जो रेट कांस्टेंट है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ए की पावर। हमें सबको पता है कि किसी की पावर जीरो होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 के इक्वल। तो हम लिख सकते हैं dx अपॉन dt इज इक्वल टू के। यह आ गई जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसको हम नाम देंगे इक्वेशन फर्स्ट, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, बोलो हम कैसे लिख सकते हैं इसको? dx is equal to k naught dt by integration of इक्वेशन सेकंड नाम लेते हैं। सेकंड इंटीग्रेशन करते हैं। जब इंटीग्रेशन करते हैं तो dx का इंटीग्रेशन dx, के नोट का इंटीग्रेशन नहीं होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है। के नोट को हम बाहर ले लेंगे और किसका होगा? dt। dx का इंटीग्रेशन x, के नोट का इंटीग्रेशन हो ही नहीं रहा है, और dt का इंटीग्रेशन बोलो p प्लस c। यहां पर c है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। c क्या है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है। अगर हम रिएक्शन के शुरुआत की बात करें तो प्रारंभ में t इज इक्वल टू जब जीरो था, तो बताइए x कितना होगा? x है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। जब t इज इक्वल टू जीरो है, जब जीरो टाइम है, जब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई है, या मैं कह सकता हूं t इज इक्वल टू जीरो टाइम पर x कितना होगा? प्रोडक्ट कितना बना है? जीरो। प्रोडक्ट कितना है? जीरो। t इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू
0। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, आगे चलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड हम C की वैल्यू निकालें, फ्रॉम इक्वेशन। यहां तक समझ में आ गया होगा कि जब हम t इज इक्वल टू 0 मान रहे हैं तो x इज इक्वल टू 0 होगा। क्यों? क्योंकि x क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो t इज इक्वल टू 0 टाइम पर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कितनी होगी? 0 होगी। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इनकी वैल्यू रखते हैं, x की वैल्यू 0 इज इक्वल टू k नॉट इनटू 0 प्लस c। तो c की वैल्यू कितनी आई? 0। by putting value of c in equation थर्ड। c की वैल्यू कहाँ रखोगे आप? इक्वेशन थर्ड। तो बताइए क्या आएगा? x इज इक्वल टू k नॉट t, या हम कह सकते हैं k नॉट इज इक्वल टू x अपॉन t। इसे हम कहेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर। अब हम बात, ये आ गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, k नॉट इज इक्वल टू x अपॉन t। अब हम बात करेंगे इसकी हाफ लाइफ की। इसकी हाफ लाइफ क्या होगी? रिएक्शन की हाफ लाइफ क्या होती है? देखिए, हाफ लाइफ किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स की आधी मात्रा, रिएक्टेंट्स की आधी कंसंट्रेशन डिकम्पोज होने में लगने वाला समय, वो क्या है? हाफ लाइफ। दोबारा सुन लीजिए कि वह टाइम जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स की आधी कंसंट्रेशन डिकम्पोज होने में लगता है, वो क्या कहलाता है? उसका हाफ लाइफ। जैसे हम बात करें, जैसे A, इससे क्या बन रहा है? प्रोडक्ट B बन रहा है। क्या बन रहा है? प्रोडक्ट P। हम बात करें T इज इक्वल टू 0 टाइम पर, मान लो इसकी कंसंट्रेशन कितनी है? A। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी होगी? x, सॉरी 0। क्यों? क्योंकि T इज इक्वल टू 0 टाइम पर प्रोडक्ट कुछ बना ही नहीं है, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी होगी? 0। इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है? A। जब हम बात करते हैं T इज इक्वल टू T हाफ की, इसकी बात करते हैं T हाफ की, तो मैंने पहले ही कहा कि इसकी आधी कंसंट्रेशन डिकम्पोज हो जाएगी। कब? T हाफ पर। वो क्या कहलाएगा? हाफ लाइफ। तो T हाफ पर ये कितना बचा? A/2। ये कितना बना? A/2। तो बताइए T हाफ पर इस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी हो गई? A हाफ। तो x की जगह हम क्या रख सकते हैं? A हाफ। तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन से ले लो, या फ्रॉम इंटीग्रेटेड इक्वेशन, इंटीग्रेटेड इक्वेशन या इक्वेशन 4 हम बोल सकते हैं कि T इज इक्वल टू x अपॉन k नॉट। एट T इज इक्वल टू T हाफ है, तो बताइए x प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी होगी? A हाफ। तो हम कह सकते हैं कि T हाफ इज इक्वल टू, इसकी जगह A हाफ रखो, A अपॉन 2k0। ये T हाफ का फॉर्मूला आ गया। इस T हाफ में हम देख सकते हैं कि ये कांस्टेंट है K, ये 2 कांस्टेंट। अब हम कह सकते हैं T हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। A क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन, प्रारंभिक इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A। तो हम कह सकते हैं T हाफ किसका? जीरो ऑर्डर रिएक्शन का T हाफ या हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट।
ए। ये क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन। ये क्या आ गई? हाफ है। अब हम बात करते हैं एग्जांपल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के एग्जांपल्स क्या क्या है। उससे पहले हम एक ग्राफ की बात कर लेते हैं, ग्राफ बिटवीन एक्स एंड टी। देख लेते हैं ग्राफ बिटवीन एक्स एंड टी। हाँ, अभी इंटीग्रेटेड इक्वेशन क्या है हमारे पास कि x इज इक्वल टू के नॉट टी। ये क्या है? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इसको हम कंपेयर कर देते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस सी। इससे कंपेयर कर रहे हैं y इज इक्वल टू mx प्लस सी। यहां पर देखो c कुछ भी नहीं है तो हम क्या मान लेते हैं? जीरो मान लेते हैं। ग्राफ को कभी भी रखना नहीं, ग्राफ को हमेशा समझना होता है। ये क्या है हमारे पास? वापस से समझिए, ये हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है। ये क्या है हमारे पास? सरल रेखा समीकरण y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अब यहाँ पर y एक्सिस पर कौन होगा? x होगा। बनाते चलिए ग्राफ। ग्राफ को रटना नहीं होता है, ग्राफ को सीखना होता है। देख, हम अभी y एक्सिस पर लेंगे। किसको लेंगे? y एक्सिस पर। y एक्सिस पर हम लेंगे x को। फिर हमारे पास x एक्सिस पर कौन है? t, टाइम t। फिर हमारे पास m क्या है? स्लोप। स्लोप की वैल्यू कितनी है हमारे पास? k नॉट। c क्या है यहाँ पर? c इंटरसेप्ट है। यहाँ पर इंटरसेप्ट प्लस या माइनस में कोई वैल्यू दिख रही है क्या? नहीं दिख रही, तो इंटरसेप्ट हम मान लेंगे 0। तो c की वैल्यू कितनी है? 0। जब इंटरसेप्ट 0 होता है तो हमारा ग्राफ मूल बिंदु से यहां से शुरू होता है, और जब इंटरसेप्ट की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो ग्राफ यहां से कुछ ऊपर से शुरू होता है, और जब नेगेटिव में वैल्यू होती है तो ग्राफ नीचे से शुरू होता है। अब ग्राफ कहां से शुरू होगा? यहां से शुरू होगा, और x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। अब इसका स्लोप देख लेंगे। जो इसका स्लोप होगा ये डेल x, ये डेल t। वो स्लोप किसके इक्वल होगा? tan थीटा के। स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू डेल x अपॉन डेल t, और इज इक्वल टू k नॉट। दिखाइए हमें कि n क्या है? स्लोप, जो किसके इक्वल है? k नॉट के इक्वल है। ये हमारा ग्राफ हो गया x एवं t के मध्य। समझ में आ गया होगा? इसको वापस से देखिए एक बार, ग्राफ बिटवीन x एंड t। तो हम देखते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन x इज इक्वल टू k नॉट t। ठीक है, इसको हम कंपेयर कर देते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c से। y एक्सिस पर कौन आएगा? x एक्सिस पर कौन आएगा? t। बिल्कुल भी नहीं रटना है। और यहाँ पर स्लोप क्या है? स्लोप m है, जिसकी वैल्यू k नॉट है। k नॉट बाद में देखेंगे। हमने ग्राफ देखा, ग्राफ में देखिए x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। तो हम लिख सकते हैं t x t, ये डेल x और ये डेल t। ये चेंज इन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन। स्लोप क्या आया? स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू डेल x अपॉन डेल t इज इक्वल टू k। ये हो गया ग्राफ x एवं t के मध्य। अब हम बात करते हैं एग्जांपल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहले एग्जांपल मैंने आपको बताया H2CO2। मैंने कहा था कि H2 प्लस Cl2। अगर हम इसकी बात करें HU की प्रेजेंस में तो बहुत फास्ट रेट से ये प्रोसीड होती है और 2HCl का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, यहाँ पर इस रिएक्शन को देखने से पता लग रहा है कि इसकी मोलिकुलरिटी कितनी है? 2 है। तो इसका मतलब ये नहीं है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 2 होगा, नहीं, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ऐसा क्यों?
क्योंकि मोलिकुलरिटी देखने से पता लग रही है। अब हम बात करते हैं रिएक्शन के ऑर्डर की। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्यों है? क्योंकि इसका रेट ऑफ रिएक्शन H2 और Cl2 दोनों की ही कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अब हम बात करते हैं दूसरे एग्जांपल की, जैसे 2NH3। जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं टंगस्टन की सरफेस पर और हाई प्रेशर एट हाई प्रेशर, तो इससे बनता है N2+3H। देखने से पता लग रहा है कि इसकी मोलिकुलरिटी कितनी है? 2 है। इस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी भी कितनी है? 2 है, लेकिन इसका ऑर्डर कितना है? 0 है। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ऐसा क्यों? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। हम बात करें अगले एग्जांपल की, तो 2PH3। ये मोलिक्यूल की सरफेस पर एट हाई प्रेशर हम कहेंगे 2P+3H2 का फॉर्मूला। देखने से पता लग रहा है कि इसकी मोलिकुलरिटी भी कितनी है? 2 है, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 नहीं है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 है, क्योंकि इसका रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा। ये एग्जांपल्स हो गए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। किसकी बात करेंगे? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? द रिएक्शंस इन विच फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, द रिएक्शंस इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स, या हम कह सकते हैं द रिएक्शंस इन विच rate of reaction is directly proportional to first power of concentration of reactants are called first order reactions। ये मान लो मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये K1 और इससे क्या बन रहा है? ऐसा तो कहना मत कि सब उसमें भी ये ले रहे थे, जीरो ऑर्डर भी ये थी, फर्स्ट ऑर्डर भी ये तो हम मान रहे हैं, इसको R मान लो आप। इसको क्या मान सकते हो? R। कि ऐसी रिएक्शंस जिनका रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की फर्स्ट पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कहलाती है। फिर से सुनिए, द रिएक्शंस इन विच रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। फिर से सुनिए, द रिएक्शंस इन विच रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू first power of concentration of reactant are called first order reaction। अब हम बात करते हैं किसी केमिकल रिएक्शन की, R से प्रोडक्ट बन रहा है, ये K1 क्या है? रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हम बात करें T = 0 टाइम पर। किस पर बात करें? T = 0 टाइम पर। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन A है, A हमने मानी है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, तो प्रोडक्ट कितना होगा? 0 होगा। प्रोडक्ट की कोई कंसंट्रेशन अभी बनी नहीं है। T = T टाइम, हम टाइम कितना ले रहे हैं? T। तो हम कह सकते हैं कि कुछ मात्रा प्रोडक्ट की बनी, मानो वो X कंसंट्रेशन, कितनी है? X। तो ये कितना बचा? A - X। अगर इसको मोल पर लीटर में ले रहे हैं तो सारी कंसंट्रेशन किसमें होंगी? मोल पर लीटर में। मान लो ये मोल पर लीटर है, -x भी क्या होगा? मोल पर लीटर, और x भी क्या होगा? मोल पर लीटर। ये कब बात कर रहे हैं? एट टाइम t। अगर मैं ये कहूं कि t = t हाफ कब काम आएगा? जब हम हाफ लाइफ कैलकुलेट करें। तो बताइए, जहां हाफ लाइफ कैलकुलेट करने के लिए इसकी कंसंट्रेशन कितने रखेंगे? A हाफ लाइफ क्या होती है? जब रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ रह जाए, जस्ट हाफ। हाफ का मतलब A हाफ। बताओ प्रोडक्ट कितना बना? A हाफ। जब रिएक्टेंट A हाफ बचा तो प्रोडक्ट कितना बना? A हाफ। वह टाइम जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स की इनिशियल कंसंट्रेशन ये आधा डिकम्पोज होने में लगता है, वो क्या कहलाता है? हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। तो इसकी हाफ लाइफ कितनी हो गई? T हाफ। तो हाफ लाइफ पर इसकी कंसंट्रेशन कितनी?
ए हाफ बची और इसकी कितनी बनी ए हाफ। ये कब काम आएगा जब हम हाफ लाइफ कैलकुलेट करें, ये बाद में देखेंगे, पहले हम यही करेंगे। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्स, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्स, बोलो क्या कहता है, ये कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंस। तो हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन dx upon dt exactly proportional to a minus x की पावर 1 क्यों लिखा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं। अगर 1 नहीं लिखे तो भी क्या मान जाएगी 1 ही मान जाएगी। dx upon dt exactly proportional to फर्स्ट पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंस। अब इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो क्या आएगा बोलो, dx upon dt इक्वल टू k कांस्टेंट आएगा k1। k1 क्या है, रेट कांस्टेंट और रेट कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन a माइनस, ठीक है। ये क्या आ गई, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इक्वेशन नंबर 5। अब हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं इसको dx या फ्रॉम इक्वेशन dx अपॉन a माइनस x को मैं इधर ले जाऊं इज इक्वल टू k1 dt बाय इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन, इसको मैं इक्वेशन 7 नाम, इक्वेशन सेकंड का हम इंटीग्रेशन करते हैं। देखिए किस तरह से करेंगे, dx अपॉन a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, कभी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है तो k1 को हम बाहर ले लेंगे, क्योंकि k1 क्या है, रेट कांस्टेंट। किसका इंटीग्रेशन करेंगे, dx अपॉन a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस ln a माइनस एक्स और dt का इंटीग्रेशन होगा t। हम लिखते हैं इसको माइनस ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू k1t प्लस c, जहां पर c क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। c क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट आता है जो कहलाता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसको हम मिटा देते हैं। माइनस ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू k1t प्लस c, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन पर हम अप्लाई करते हैं इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन की बात करें तो एट t इज इक्वल टू 0 टाइम पर, बताइए x कितना था, अभी पढ़ा है हमने, x कितना था 0, प्रोडक्ट कुछ बना ही नहीं था, तो एट t इज इक्वल टू 0, x कितना है 0। हम इसको अप्लाई करते हैं किसमें, इक्वेशन थर्ड। हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, क्या लिखेंगे बोलो, माइनस ln a माइनस एक्स की
जगह 0 रखेंगे इज इक्वल टू K1 इंटू 0 प्लस C, तो माइनस ln A इज इक्वल टू 0 प्लस C, तो C की वैल्यू क्या आ गई ln A, C की वैल्यू क्या आ गई ln A। इस वैल्यू को हम कहाँ रखते हैं, इक्वेशन 3 बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ C इन इक्वेशन 3 करते हैं। C की वैल्यू रखो माइनस ln A, माइनस ln A माइनस x इज इक्वल टू K1t प्लस C, इसकी जगह हम क्या रखेंगे माइनस ln A। इस माइनस ln A को इस साइड लेकर आएंगे तो आएगा ln A माइनस ln A माइनस x इज इक्वल टू K1t। आज इसको हम रद्द कर देते हैं, क्या है हमारे पास ln A माइनस ln A माइनस x इज इक्वल टू K1t। देखो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, 10th में ही पढ़ लिया होगा कि ln A माइनस ln B इज इक्वल टू ln A अपॉन B। हम ऐसा लिख सकते हैं ln A माइनस ln B को हम क्या लिख सकते हैं ln A अपॉन B। तो ये हमारे लिए क्या है ln A और ये क्या है ln B, तो हम इसको लिख सकते हैं ln A अपॉन ln A माइनस x। इसको कैसे लिख सकते हैं कि ln A अपॉन A माइनस x इज इक्वल टू K1t। हम K1 की वैल्यू निकालते हैं, क्या लिखेंगे 1 अपॉन T ln A अपॉन A माइनस x। हमने पढ़ा है कि ln इज इक्वल टू 2.303 log, लिख सकते हैं इसको, तो क्या लिखेंगे K1 इज इक्वल टू ln की वैल्यू रखो 2.303 अपॉन T log A अपॉन A माइनस x। हमने ln को log फॉर्म में चेंज कर दिया, ln फॉर्म को किस में चेंज कर दिया log फॉर्म। हमारे पास क्या है K1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log A अपॉन A माइनस x। ये क्या है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इक्वेशन नंबर 4, K1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log A अपॉन A माइनस x। ये क्या आ गया हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जहां K1 क्या है रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, T क्या है टाइम, log आप जानते ही हो, A क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, A माइनस x क्या है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t। तो इस तरह से हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकाल सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं हाफ लाइफ, इसकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ मैंने पहले ही बताया, हाफ लाइफ क्या होती है कि वो टाइम जो रिक्वायर्ड होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन का आधा भाग डिकम्पोज होने। जैसे मैं बात करूं अभी हमने पढ़ा रिएक्टेंट से क्या बन रहा था, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। हम बात कर रहे थे कि T इज इक्वल टू 0 टाइम पर, ये कितना था A, ये कितना बना 0। अगर मैं बात करूं T इज इक्वल टू T हाफ टाइम पर, तो बताइए ये कितना होगा, ये होगा A हाफ। ये कितना बनेगा, ये A हाफ, क्योंकि हाफ लाइफ है ही क्या,
हाफ लाइफ का मतलब है कि वो टाइम जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन का आधा भाग डिकम्पोज होने में लगता है, वो क्या है, हाफ लाइफ। तो ये वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पर किसमें, इक्वेशन फोर्थ में। तो इक्वेशन फोर्थ क्या है हमारे पास, 2.303 अपॉन टी log a अपॉन a माइनस एक्स। हम लिख सकते हैं कि इफ t इज इक्वल टू टी हाफ है, तो बताइए यहाँ पर x कितना होगा, x कितना आया, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट a हाफ कितनी आई, a हाफ। इनकी वैल्यू रखिए, जब इनकी वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, K1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी हाफ। ठीक है, रख दिया हमने। और अगर मान लो इस टी हाफ को इधर लाना चाहिए, ये लो, तो यहाँ क्या आ जाएगा, K1 आ जाएगा, लो a अपॉन a माइनस एक्स, a अपॉन a माइनस एक्स। x की वैल्यू क्या है हमारे पास, a हाफ, a हाफ। देखिए टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K1 log a अपॉन a में से a हाफ मतलब क्या बचा, a हाफ बचा, नहीं बचा, a से a कैंसिल हो गया। अब टी हाफ हमारा कितना आना चाहिए, देख टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K1 log 2। आपको सबको पता है कि log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3010। तो टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K1 log 2 की जगह क्या रख देंगे, 0.3010। तो टी हाफ इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0.693 अपॉन K1। हम कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ कभी भी रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। ये हाफ लाइफ है किसकी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। K1 क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कितना आया, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K1। यहाँ पर कोई भी कंसंट्रेशन टर्म नहीं आई है, तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ कभी भी रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। ये हमारा था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।